आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास में स्टीरियो केमिस्ट्री, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने स्टार्ट किया था ये सेशन, तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी टर्म्स हैं जो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे काम आती हैं। अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री हम और आगे बढ़े, इससे पहले आपको कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट्स जब आपको पता होंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री का जो आगे का जो पोर्शन है, जिसमें आप स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स, सारे के सारे समझ सकते हैं। तो हमें कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझेंगे, जिसमें ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि सिमेट्री, अनसिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, कायरलिटी है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एनाइंशोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स है, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक और मीसोफॉर्म, असिमेट्रिक सिंथेसिस, वोल्डन इन्वर्जन, एपीमर्स, रेजोल्यूशन, ये सारे के सारे टर्म्स सबसे पहले हम यहाँ पर इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या टर्म्स हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमारे ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं सम्मिति। सिमेट्री का मतलब है सम्मिति, और सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब सम्मिति तत्व। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर कि सम्मिति या सिमेट्री क्या होती है? कोई बता सकता है फर्क? यस सर। कैमरा हटाने से थोड़ा ना होता है? हाँ बताओ बताओ। सिमेट्री सर? हाँ, सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री सर जो मतलब कभी इससे कटने के बाद सर जो मिरर इमेज की तरह काम करे। चलो देखो, ये बता रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री कि काटने के बाद में, लेकिन असल में सिमेट्री को या सममिति को अगर हम देखें तो वो क्या होती है, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो किसी एक पार्ट पर या एक से ज्यादा पार्ट पर सेम अगर दिखता है तो उसे हम बोलते हैं सममिति। यस सर। मेरी बात समझ में आ गई? कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड अगर एक या एक से ज्यादा टाइप से अगर कहीं ना कहीं वो एक जैसा दिखता है तो उसे हम बोलते हैं सममिति। और ये हम सभी मॉलिक्यूल्स, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और इसको हम अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर इस कंपाउंड को देखें, अगर आप इस कंपाउंड को यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पहला जो कंपाउंड है जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है। सब दिख नहीं रहा। ये स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है सर। दिख रही है ना? तो देखो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, और वो कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तब तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि ये आपका है कार्बन, और इससे जुड़े हुए हमारे पास में है 4, एक हो गया आपका मान लीजिए कि Br, एक हो गया Cl, एक हो गया फ्लोरीन, और एक हो गया यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में आप देखोगे कि किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं है, मतलब इसको किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते या दो अलग अलग तरीके से नहीं बांट सकते। कोई भी तल, कोई भी बिंदु, कोई भी एक्सिस इसमें ऐसी नहीं है जिस तरीके से इसको हम ऐसे देख सकें कि ये दो या दो से ज्यादा टाइप से अलग सेम टाइप का दिखाई दे। इसीलिए इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं नो सिमेट्री, इसमें कोई सिमेट्री नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसमें थोड़े से चेंज कर दूं और देखूं कि ये जो हमारे पास ये जो फ्लोरीन है इसको मैं यहाँ से हटा दूं और यहाँ मैं लगा देता हूं ब्रोमीन। अब मैंने अगर यह ब्रोमीन लगा दिया तो देखो यहाँ आप एक मिरर रखो, क्यों? तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसके जैसा दिखाई देगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसी जगह है जहां पर अगर हम इसको देखें तो ये दो बराबर सेम जैसा दिखाई देगा या सेम पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें कुछ सिमेट्री प्रेजेंट है।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि ये जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक कंपाउंड और बनाता हूं यहाँ पे, जैसे कि ये आपका कार्बन है और ये हमारे पास में ये ब्रोमीन ब्रोमीन हो गया। सर और ये ये सिस ट्रांस है ना? है बेटा? सिस ट्रांस में नहीं नहीं, सिस ट्रांस के तरीके से नहीं बेटा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिसको आप ज्यामितीय समव्यवता बोलते हो, ज्यामितीय समव्ययी, उन पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिमेट्री और सिमेट्री एलिमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर मिरर इमेज बनते हैं उनमें भी? नहीं, मिरर इमेजेस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स या प्रकाशिक जो समावयवी होते हैं उनमें बनती है। जो ज्यामितीय समावयवता दिखाते हैं उनमें मिरर इमेज नहीं बनती। वहां पर हम ये देखते हैं कि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि वहां पर सेम ग्रुप एक साइड में है या एक दूसरे के अपोजिट है, वो देखते Yes, हैं, sir. वो अलग चीज है ना, उसको हम अलग तरीके से देखेंगे। प्रतिबिंब रूपी कहते हैं सर उसे। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब रूपी। प्रतिबिंबी? पता नहीं, हिंदी में जो है प्रतिबिंबी बोलते होंगे, लेकिन प्रतिबिंबी का मेरे हिसाब से जो मतलब होता है वो मिरर इमेज का होता है। प्रतिबिंब अगर वो कोई बना रहा है, हिंदी में भी सर, इंग्लिश में भी बोलते हैं ऐसे। तो अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो कुछ टर्म्स बताना चाह रहा हूँ कि सममिति क्या होती है। सममिति का मतलब है कि अब देखो, एक छोटी सी बात सुनो। आपने आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में आपको एक कंकर मिल गया, कंकर, छोटा पत्थर का टुकड़ा, वो किसी भी तरीके से सम्मित हो सकता है क्या? उसको दो बराबर भागों में जो है आप तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक तरफ से कहीं से गोल होगा, कहीं से कुछ निकला होगा। लेकिन अगर आपको एक बॉल मिले, बिल्कुल गोल बॉल के जैसा पत्थर मिले, उसको दो बराबर भागों में आप किसी भी तरीके से बांट सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक पत्थर आपको मिला है जो उबड़ खाबड़ सा है, उसको आप दो बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो कैसा है? असममित, असिमेट्रिक। और अगर वो जो बॉल है उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो इसका मतलब ये है वो है सम्मित या सिमेट्रिकल। तो कोई भी सिमेट्रिकल चीज को दो बराबर भागों में या दो से ज्यादा बराबर भागों में उसको बांटा जा सकता है, और असममित को नहीं बांटा जा सकता। ठीक है? तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कुछ कंपाउंड जिनको हम सममिति अगर उसमें कहीं ना कहीं है तो वो दो या दो से अधिक उसमें उसको सेम टाइप से हम देख सकते हैं कि वो डिस्टिंग्विशेबल है, और नहीं तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। ठीक है? अभी हम बात करें, अब ये कैसे पता चले कि उस कंपाउंड में या उस ऑब्जेक्ट में सममिति है? पता लगाने के लिए हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं। वो तत्व अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो वो सममिति तल रखता है या सममिति सेंटर रखता है या सममिति एक्सिस रखता है, तो हम कह सकते हैं कि वो सममित है या सिमेट्रिकल है, वरना वो सिमेट्रिकल या सममित नहीं है। ठीक है? सो इसकी हम बात करें तो सिमेट्री एलिमेंट्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं, जो कोई पॉइंट हो सकता है, जो कोई प्लेन हो सकता है, कोई तल हो सकता है, कोई बिंदु हो सकता है, कोई अक्ष हो सकता है। जो सिमेट्रिकल ऑपरेशंस अगर हम उस ऑब्जेक्ट या उस कंपाउंड पर करें उस सिमेट्रिक एलिमेंट के द्वारा, तो वो अलग अलग तरीके से उस कंपाउंड की एक जैसी शक्ल हमारे सामने आ सकती है। और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्री एलिमेंट रखता है, और अगर नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो सिमेट्री एलिमेंट नहीं रखता। अब इसके लिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, अगर किसी में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हम वहां से देखेंगे कि वो कायरल है या नहीं, उसमें किरैलता है या नहीं, वो ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें वहां देखनी है, इस वजह से हम यहाँ इन चीजों को पहले देख रहे हैं। तो सिमेट्री एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं। वो तीन एलिमेंट्स सिमेट्री जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स हैं? एक है आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जिसे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हो, सममिति केंद्र। एक है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे आप बोलते हो सममितीय तल। एक है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो जिसे आप बोलते हो सममिति अक्ष। तो इन तीनों को हम समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री की। अब देखो, सिमेट्री सेंटर वो क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा सेंटर
जो किसी भी कंपाउंड या ऑब्जेक्ट में अगर हम उसको उस पॉइंट को पॉइंट आउट करें या रखें और उससे जो उसके अपोजिट जो साइड्स हैं उस तक अगर हम कोई रेखा लेकर के जाएं तो वो बराबर हो, इक्वी डिस्टेंस हो, बराबर दूरी तक जाए, तो उसे हम बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे कि उसके अंदर पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात करता हूँ, जैसे कि मान लो कि ये आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर है बेटा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊं, अब मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, क्या ये सममिति पॉइंट मतलब सेंटर है इसका? ये इसका सेंटर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ ऊपर की तरफ लाइन लेके जाऊं तो इतनी डिस्टेंस आ रही है, और अगर मैं यहाँ नीचे की तरफ लाइन लेके जाऊं तो ये ज्यादा डिस्टेंस आ रही है, तो ये बराबर दूरी तो नहीं हुई। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट नहीं है या सिमेट्री सेंटर नहीं है। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां लूं, बिल्कुल यहाँ पे, तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं तो आप देखोगे कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? मैं इस पॉइंट को बोलूंगा कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मैं आपका एक कंपाउंड लेता हूं ऐसा, अब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री बताओ। अब मैं बोलूं कि साहब मैं ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो देखो यहां से यहां तक मैं लेता हूं और यहां से यहां तक लेता हूं तो बराबर डिस्टेंस नहीं आएगी। इसकी ऐसी नहीं होगी जहां पर मैं इसका सेंटर निकाल सकूं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आई कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अगर कोई भी हम सेंटर पॉइंट लेते हैं, उस सेंटर पॉइंट से दो अपोजिट साइड में अगर लाइन खींचे तो वो बराबर दूरी पर आए, उसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंपाउंड की बात करी, ये हमारा एक कंपाउंड है एल्कीन, है ना। अब इसका पॉइंट यहाँ पर मैं रखता हूं तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? बराबर बराबर। यहाँ और इसी तरह से यहाँ से और यहाँ इस ऊपर तक की डिस्टेंस और यहाँ से और इस नीचे वाले हाइड्रोजन तक की डिस्टेंस क्या है? बराबर। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो रेड पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है या पॉइंट ऑफ सिमेट्री। समझ में आई? ऐसे ही हम और दूसरे एग्जांपल्स को लेकर के भी समझ सकते हैं कि उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, आगे समझ में? यस। ओके, अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के। हम एक और दूसरा टॉपिक यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन का मतलब होता है तल। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर हम परिभाषित करें तो एक ऐसा तल, एक ऐसा आभासी तल, इमेजिनरी, काल्पनिक तल, जिसे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट से पास करें तो वो दो बराबर भागों में उसको बांट दे, ऐसे तल को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे जैसे आप यहां देख रहे हो, ये टेबल है, ये टेबल दिख रही है। अब इस यस सर। एक सेकेंड, तो हम बात कर रहे थे किस चीज की? कर रहे थे यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या थी? अब मैं आपको यहाँ कह रहा था कि ये टेबल जो है, इसमें ये तल में तरीके से रखा कि ये दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? तो पीछे से इतना वो आ रहा है ना, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज, तो सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं तो म्यूट कर दूं पहले। अभी तो सुनाई दे रही है सब? यस सर। ओके, सो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि इमेजिनरी ऐसा प्लेन जो किसी ऑब्जेक्ट को या कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट दे, उस तल को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि अगर हमारा ये मेज है और इस मेज में
हमने यहाँ पर ये तल लगाया तो इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग दोनों बराबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसे तल को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस तरह से जैसे मान लो कि हमारा ये एक कांटा है, जैसे आप फोक बोलते हो, तो अगर हम इसमें बीच में से अगर एक कोई ऐसा तल देखें कि ये दो बराबर भागों में इसको बांट दे, तो वो उसमें सिमेट्री प्लेन होगा। या जैसे इस कंपाउंड को अगर हम देखें, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में देखेंगे कि इस इमेजिनरी प्लेन से मैं अगर इसको काटूं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और दो बराबर भागों में इसको बांट रहा है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है, ये जो तल है, ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। ठीक है, जैसे यहां पर मैं वही वापस से लेता हूं आप लोगों को कि मान लो, एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में है और इस ऑब्जेक्ट में आपने यहां से इसको काटा। अगर यहां से काटा तो ये दो बराबर भागों में बंट गया, दो बराबर भागों में बंट गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तल है ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और इस तरह का ऑब्जेक्ट लूं और मैं इसको यहां से ना करके इस तल में काट दूं, तो ये भी दो बराबर भागों में बंट गया। इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से ना लेकर के ऐसे भी ले सकता हूं कि ये इस तरीके से भी काट सकता है कि मैंने इसको ऐसे लिया, ऐसे काट दिया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी काट सकता हूं, यूं लेकर के। तो अगर कोई भी प्लेन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कंपाउंड दो बराबर भागों में बढ़ जाए, उसे हम बोलेंगे क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, कई सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं जिससे आप समझ सकते हो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? तो देखो, हाँ, अब एक्सिस आप समझते ही हो, एक्सिस का मतलब होता है कोई भी अक्ष। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप, मेरे पास ये पेन है, ये दिखाई दे रहा पेन? यस सर। अब देखो, मैं इस प्लेन में यहाँ ऊपर से अगर एक एक्सिस डालूं, ठीक है ना, और इसको 360 डिग्री फिर घुमाऊं, तो ये अगर ये आपकी तरफ ऐसा है तो ये हमेशा 360 डिग्री घुमाने पर आपको एक जैसा ही दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई भी मतलब चारों तरफ जो चीजें हैं वो बिल्कुल समान है। तो ऐसे कोई भी एक्सिस, और हमेशा जो एक्सिस है वो आपका पॉइंट ऑफ सिमेट्री, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमने देखा था ना, पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री केंद्र, उससे पास होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री लेकर के आऊं और मैं यहाँ पर आपको कहूं कि साहब ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको यहां से एक्सिस पास की, मैंने, पहली बात तो ये है कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, क्योंकि सेंटर इसका था यहाँ पे, सेंटर इसका यहाँ था और सेंटर से इसको पास होना जरूरी था। तो सेंटर से पास, ये यहां से जब पास होता सेंटर से, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री शो करता। अगर यहाँ इस तरीके से हम देखें तो ये सेंटर से पास होगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहलाएगी। ठीक है, सो ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी कंपाउंड अगर उसको हम 360 डिग्री घुमाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर अगर वो एक जैसा दिखाई देने लगे, तो हम कहेंगे कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखता। ठीक है? यस सर। पेपर की तैयारी तो चल रही है। पेपर की तैयारी, चलो अरे नीट पेपर की करें आगे बात। सही चल रही है। आगे बात करें बेटा। यस सर। यस सर। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आया कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस है जो केंद्र से पास होता है, और अगर हम उसको 360 डिग्री उस ऑब्जेक्ट को या उस कंपाउंड को घुमाएं तो वो कई बार एक जैसा दिखाई देगा। मतलब कि वो जो कंपाउंड है वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसा कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तो वो आपका जो एक्सिस है उसे हम बोलेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और उस कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। जैसे एक कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने ये एक सेंटर से पास होता हुआ ये एक एक्सिस ले लिया और मैं अब इसको घुमाता हूं। तो अगर आपके पास में एक
ये दिख रहा है सबको? बेटे दिख रहा है? ओके अब मैं देखो अगर ये यहाँ से अगर एक एक्सेस में यहाँ से इसके पास करूं, इस तरीके से एक एक्सेस पास हो जाए इसके इस तरीके से, और मैं इसको अगर घुमाऊं तो 360 डिग्री घुमाने पर देखो ये 90 डिग्री घुमाने पर बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, फिर अगला 90 डिग्री घुमाने पर एक जैसा दिखाई देगा, फिर अगला 90 डिग्री और अगला 90 डिग्री, ऐसे करके जब मैं 360 डिग्री घुमाऊंगा तो 4 बार एक ऐसी स्थिति आएगी जब सेम आइडेंटिकल जो इसकी शेप है वो आपको शो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 फोल्ड सिमेट्री दिखाता है कि इस एक्सिस पर हम अगर इसको 360 डिग्री घुमाते हैं तो 4 बार ये एक जैसी स्ट्रक्चर शो करता है। इसी तरह से एक यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप ले सकते हो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच में, और फिर ये इस तरीके से होगी। इसको मैं जब घुमाऊंगा तो आपको देखोगे कि 120, ये 120 और ये 120 ऐसे करके अगर मैं घुमाता हूं तो 360 तो 120 डिग्री के अंतराल पर एक जैसी सिचुएशन दिखाई देगी, और उसे हम बोलेंगे कि भाई वो 2 फोल्ड सिमेट्री प्रेजेंट है। इसी तरह से हम इसको यहां से ले सकते हैं कि ये वाला जो आपका कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है, यहां से जब मैं इसको पास करूंगा तो 2 बार ऐसी स्थिति आएगी जब ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। तो अलग अलग एक्सिस हो सकते हैं जिन एक्सिस पर किसी भी कंपाउंड को 300 डिग्री घुमाने पर वो सेम सिचुएशन या स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। वो 2 बार मिल सकती है, वो 3 बार मिल सकती है, वो 4 बार मिल सकती है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार मिलेगी वो उतने ही फोल्ड टाइप की एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स थे जो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कायरलिटी की। कई किताबों में किरैलता लिखी होती है ना, हम उसे किरैलता भी बोल सकते हैं। तो देखो किरैलता का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड, हाथ। ठीक है, तो कैल्विन ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था और उसे हम बोलते हैं हैंडेडनेस। मतलब कि जैसे कि हाथ को अगर आप इस हाथ को लेकर के अपने लेफ्ट हैंड को लेकर के अगर शीशे में देखते हो तो ऐसा दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को शीशे में देखा जाए, ठीक है ना, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे दिखाई दें तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है, हैंडेडनेस उसमें प्रेजेंट है। अब वो हैंडेडनेस तो है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो बात आती है। तो ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज तो हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हो या अध्यारोपित नहीं हो सकते हो, उनको हम बोलेंगे काइरल कंपाउंड या काइरल मॉलिक्यूल या किरैल मॉलिक्यूल, और इस घटना को हम बोलते हैं किरैलता। ठीक है ना, बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे इस पिक्चर को आप देख रहे हो तो इस पिक्चर में यहाँ पर ये हाथ से इसको दिखाया हुआ है, तो ये कंपाउंड हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस कंपाउंड को, राइट कंपाउंड को लेफ्ट कंपाउंड से देखेंगे और यहाँ बीच में एक मिरर लगा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके मिरर इमेज जैसा दिखाई देगा, जैसे कि हमारा हाथ दिखाई देता है। लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको यहाँ देखोगे कि ये तो आपकी छोटी उंगली है और ये आपका थंब है, ये जब इसको लेकर के आओगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके देखो यूं, तो हर उंगली के ऊपर उंगली और अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यस सर। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई? कि किरैलता वो होती है जो मिरर इमेज तो होती है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। साथ में एक चीज और यहाँ पर कहने की है कि बेटा किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो किरैल कंपाउंड नहीं हो सकता। मतलब कि विदाउट सिमेट्री
एलिमेंट कोई कंपाउंड किरैल हो सकता है, अगर उसमें एक भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो किरैल कंपाउंड नहीं हो सकता। नहीं होगा। तो किरैलता के लिए या कायरैलिटी के लिए उसमें सभी तरह की चारों अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड अटैच होने चाहिए सर। नहीं, वो अलग चीज है। तुम डिस्टर्ब सर अगर कायरल कार्बन वही तो है ना, कायरल कार्बन वो है ना जिसपे मतलब चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हो, इस तरह ये। वो एक कंडीशन है, वो बेटा एक कंडीशन है, ठीक है ना। यस मोटी सर। अगर मोटी मोटी एक बात याद रखनी है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हुआ तो वो कायरल नहीं हो सकता। यस उसमें सर। सभी तरह के सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। ना उसमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना उसमें नहीं एक्सेस ऑफ सिमेट्री होनी एक्सेस चाहिए। अगर एक भी सिमेट्री एलिमेंट कहीं पर भी प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड किरैल कंपाउंड कभी वही भी है। नहीं हो सकता है, ठीक है। यस सर। ओके, अभी हम आगे चलते हैं। सो हम बात कर रहे हैं कि तो अब यहां पर बात आती है कि वो मॉलिक्यूल विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेजेस, और जो सुपर इम्पोज हो सकते हैं वो होंगे अकायरल। जैसे जैसे कि मैं आपको यहां पर एक कंपाउंड अगर बना करके दिखाऊं कि ये आपका कार्बन, ये आपका ए, ये आपका ए, ये बी और ये बी, इसकी मिरर इमेज आप देख लो, ये मिरर लगा दिया हमने बीच में और यहां पर हमने इसकी मिरर इमेज आएगी ऐसी, ये इसकी मिरर इमेज है सेम। अब ये एक दूसरे को यस सर। ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को उठा करके इस कंपाउंड के ऊपर रखूं तो हो जाएगा सुपर इम्पोज। यस सर। अब देखो मिरर इमेज तो है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी हो सकता है या अध्यारोपित भी हो सकता है, हाँ या ना। यस सर। तो इन कंपाउंड को हम बोलेंगे अकायरल कंपाउंड। वो कंपाउंड जो मिरर इमेज हो लेकिन अध्यारोपित हो सकते हैं वो अकायरल होंगे, और जो मिरर इमेजेस हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं हो सकते वो कायरल है। मेरी बात समझ में आई सभी को? Yes. Yes. यस सर। सर जो मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज हो वो एक आयरल होंगे। हाँ, जो मिरर इमेज हो और सुपर इम्पोज हो सकते हैं तो वो होंगे आपके अकायरल, नॉन कायरल कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्लीन एक्टिव है ना। वो हम अभी और आगे भी देखेंगे इस बात को। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि मिरर इमेजेस और सुपर इम्पोजिबिलिटी या अध्यारोपित का जो सिद्धांत है वो क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कायरलिटी सेंटर की। अब कायरलिटी सेंटर क्या है भाई? कायरलिटी सेंटर जैसे अभी थोड़ी देर पहले ये फरा कह रही थी कि भाई वो कार्बन जिसके चारों संयोजकताएं चार अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ी होनी चाहिए, तो उस कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था जब हमने चार अलग अलग ग्रुप्स उसके साथ में जोड़े थे। जैसे कि हम यहाँ पर इस ग्रुप को जोड़ करके देखें कि ये हमारे पास में मान लो कि कार्बन है, ये हमारे पास में मान लो कार्बन है ये, यस सर। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ तो है आपका CH3, एक तरफ है आपका फ्लोरीन, एक तरफ है आपका ब्रोमीन और एक तरफ है आपका क्लोरीन। चारों अलग अलग ग्रुप है। ये चारों अलग अलग ग्रुप अगर किसी कार्बन पर प्रेजेंट है तो ये कार्बन कैसा कार्बन हो जाएगा? कायरल कार्बन या कायरल सेंटर इसमें प्रेजेंट होगा। चार अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी इस पर जुड़े हुए हैं और इसको हम तारांकित कर देते हैं या एस्ट्रिक लगा देते हैं। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो सितारा जैसा लगाया है, ये स्टार लगाने का मतलब है कि ये कायरल सेंटर है। ये चार अलग अलग टाइप के जो ग्रुप हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इस दूसरे कंपाउंड में देखें तो इसमें देखोगे कि एक CH3 है हमारे पास, एक आपका फ्लोरीन है, एक आपका CH3 है और एक क्लोरीन। तो आप देखोगे कि CH3 और CH3 दो ग्रुप एक जैसे हो गए, अकायरल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है। इसके अंदर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, ठीक है ना। स्टीरियोजेनिक सेंटर वहां पर होता है जहां पर चार अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस फिगर से भी आप समझ सकते हो, 1 2 3 4 यहाँ पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कायरल सेंटर रखता है, वरना नहीं। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? अब स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक त्रिविमीय केंद्र क्या होता है? वो एक ऐसा एटम या ग्रुप होता है जो दो ग्रुप्स के इंटरचेंज अगर हम करें तो वहां पर प्रोड्यूस हो वो। अब वो कैसे होगा कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बात बताई थी कि कायरल सेंटर और स्टीरियोजेनिक सेंटर दो अलग अलग चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कायरल सेंटर की बात कर रहा था, स्टीरियोजेनिक सेंटर की बात नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो देखो, कायरल सेंटर मैंने अभी आपको बताया वो होता है जहां पर कार्बन एटम 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। डिफरेंट कार्बन एटम्स, 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स वहां पर आपके प्रेजेंट होने चाहिए, तो वो आपका कायरल सेंटर। लेकिन स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर वो पॉइंट है जो क्या कर दे? स्टीरियो आइसोमर प्रोवाइड कर दे। अब स्टीरियो आइसोमर्स प्रोवाइड कर दे, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? अब स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं, क्या कह रही हो? यस सर, हाँ। बताओ। दूसरा कायरल सेंटर और क्या है? कायरल सेंटर के अंदर सिंगल बॉन्डेड होते हैं। वो जो कार्बन से जुड़ा होगा ना, हमेशा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो आप यहाँ देखोगे सब सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये सब देखो, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो कायरल सेंटर में हमेशा सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, जबकि स्टीरियोजेनिक सेंटर जो होता है उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड बॉन्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपकी बात करूं, जैसे एक कंपाउंड मैं यहाँ पर लिखता हूं, CL BR ये आई है, आई, ठीक है ना, और ये सब अलग अलग है। यस सर। इसमें डबल बॉन्ड भी है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इसमें ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है। मेरी बात समझ में आई? सर इसमें कार्बन भी 2 है। हाँ, तो क्या हो गया? वो तो देखो कितने भी कार्बन का हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मैं मान लो इसको कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है ना, और इससे फिर 4 और जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका डी, ई और एफ, और ये जी मान लो। तो ये भी देखो, ये भी एस्ट्रिक हो गया और ये भी एस्ट्रिक हो गया, 2 का सब अलग अलग से जुड़े हुए। यस सर। इसमें भी दो स्टीरियोजेनिक सेंटर होना या 2 कायरल सेंटर होना बड़ी बात नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कायरल सेंटर भी हो सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी हो सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि कायरल सेंटर वो होगा जिसमें सभी क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, सभी जितने भी ग्रुप जुड़े होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है कि वहां पर सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है, ये चले। तो यहाँ पर अगर कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर कोई नया है, ठीक है ना, और वो नया स्टीरियोजेनिक सेंटर एनाइंशियोमर है, तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर होगा। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको बता रहा था यहाँ पे बना करके, ये जो मैंने आपको बना के बताया था, ये जो बना के दिखाया था ना, ये वाला, ये इसको अगर आप देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, और ये दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन पर इस पे देखोगे कि आप 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और जबकि यहाँ पर क्या है? एक टेलुरियम है, प्रोटॉन है और फ्लोरीन है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये इसकी मिरर इमेज ही है। ये अगर आप देखो, ये इसकी मिरर इमेज ही है, ये इस तरीके से ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ये जो है, इस पर यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन जुड़ी हुई है। और इस कार्बन नंबर 1 पर आप देखोगे कि ये डिफरेंट है, ये फ्लोरीन, ये टेलुरियम और ये आपका प्रोटॉन, ये डिफरेंट है, ठीक है। तो ये
और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो 3 और 4 टाइप का जो है, तो यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना, हाँ या ना, तो ये हाँ तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, दीज आर नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर बिकॉज इट कंटेन्स डबल बॉन्ड। स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर के लिए सॉरी क्या होना चाहिए, डबल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड अगर है तो ये कायरल सेंटर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये, जबकि देखो यहाँ पर भी ये सभी अलग अलग कार्बन, ये जो कार्बन है ये सभी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर भी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि सभी कायरल सेंटर्स जो होते हैं वो स्टीरियोमर्स होते हैं, बट सभी स्टीरियो सेंटर्स कायरल सेंटर नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरह से हम यहाँ पर और आगे बात कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक कायरल सेंटर होगा वो कायरल होगा, 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल अगर हम देख करके चले तो ये देखो ये टार्ट्रिक एसिड है, और इस टार्ट्रिक एसिड में देखोगे कि ये कार्बन जो है, दिस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इसमें आप देखो एक तो COOH जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये पूरा इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ही तो है ना। और यहाँ इस कार्बन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर एक OH जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक COOH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 कायरल सेंटर्स हैं, एक कायरल सेंटर वो है जो कार्बन नंबर 2 और एक कायरल सेंटर वो है जो कार्बन नंबर 3। ये इसकी मिरर इमेज जो है वो इस तरीके की है, ये इसकी मिरर इमेज है, सेम इस तरह की पोजीशन यहाँ पर आ रही है। लेकिन यहाँ एक चीज और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक मीसोटार्ट्रिक लिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मतलब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लेवोरोटेटरी है, ये आपका मीसोटार्ट्रिक एसिड है। और इस मीसोटार्ट्रिक एसिड में आप देखोगे मीसो वो होते हैं जहां पर पॉजिटिव या डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी को बराबर क्वांटिटी में आपस में मिला दिया जाता है, तो जितना वो प्लस का प्रॉपर्टी रखता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी की और जो लेवोरोटेटरी बराबर क्वांटिटी में लगाया हुआ वो दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी देखी गई हैं जहां पर कायरल सेंटर होते हुए भी वो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, जैसे ये पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड जो है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, इसके अंदर भी क्या है, ये एस्ट्रिक वाले ही हैं सारे के सारे कार्बन, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ कायरल सेंटर होने के बावजूद भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर का होना या ना होना उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं दिखाता या कायरलिटी को नहीं दिखाता, क्योंकि कायरलिटी वो होती है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाश के प्रति किसी ना किसी तरीके से वो क्या कर रहा हो, अपना व्यवहार शो कर रहा हो पोलराइज लाइट के प्रति। तो कायरलिटी का टेस्ट जो है वो क्या है, कायरलिटी का सिर्फ एक ही टेस्ट है कि वो मिरर इमेज होनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्लियर? हाँ, तरीके से आप यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है आपको, ठीक है। अभी कल बात करेंगे कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो कोई भी कंपाउंड किस तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस तरीके से होती है, कैसे नहीं होती है, कैसे घुमाती है, कैसे काम करती है, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो हम कल जो हम अपनी क्लास लेंगे उसमें हम सब स्टडी करेंगे, और इसके आगे की जो टर्म्स हैं डायस्टीरियोमर्स हो या एनांशियोमर्स हो या रेजोल्यूशन हो, मीजो हो या आपके अलग अलग टाइप की जो टर्म्स हैं जो हम इसमें काम में लेते हैं उनके बारे में कल स्टडी करेंगे, ठीक बात? इसको कैसे हटाते हैं? यस सर।
ओके, तो ये हमारी पहली क्लास थी और इस पहली क्लास में कितनी बातें आप लोगों को समझ में आई? आप लोगों को सही लगा, नहीं लगा? अपने व्यूज बताओ। सर अच्छा लगा बहुत। क्या ऐसे क्लास ली जा सकती है? आप लोगों को समझ में आ Yes, रही sir. है? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. तो हमारा ये पूरा हफ्ता जो है Yes, sir. इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें। आज हमने बहुत कोशिश करी है ये कि काफी सर सारी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बता रहे हैं। कौन बता रहा है? सर कल भी होगी क्लास?